नमस्कार दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी एक डीप डार्क कॉन्स्पिरेसी की कहानी है, जिसे हमारे देश के कुछ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स ने 2 साल तक बुनते हुए दिल्ली को एक मैसिव ग्रेवयार्ड में बदलने का प्लान बनाया था। 10 नवंबर 2025 की वो शाम, जब रेड फोर्ट के पास की वो सड़क, जिस पर आम दिनों में काफी चहलकदमी बनी रहती थी, कैसे वहां पर ऐसी आग लगी कि उसने 13 मासूमों की जान ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हमला एक बड़े मास्टर प्लान का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। आज हम इस वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की पूरी एनाटॉमी समझेंगे, उनका मोटिव, उनके डिजायर्स और वो कॉन्फ्लिक्ट जिसने उनके इस डेडली प्लान को पूरी तरह फ्लॉप कर दिया। कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 2025 को, जब 6:52 पर दिल्ली के दिल रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर, वहां एक Hyundai i20 कार में एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज कई 100 मीटर तक सुनाई देती है। और इस ब्लास्ट से आसपास की कई बिल्डिंग्स के तो शीशे तक टूट गए। आई विटनेसेस ने इस हादसे को बयां किया तो उनकी आंखों में डर था। एक लोकल रेसिडेंट ने बताया कि उन्होंने सड़क पर किसी का हाथ देखा और पूरे बॉडी पार्ट्स रोड पर बिखरे हुए थे, जिससे तुरंत पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इनिशियली 8 लोगों की डेथ्स की खबर आई, लेकिन कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया, जिससे यह नंबर 13 डेथ्स और 20 इंजरीज तक पहुंच गया। और ब्लास्ट में 6 कार्स, 2 ई रिक्शास और एक ऑटो रिक्शा जलकर राख हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कार के ओनर को ट्रैक कर लिया, जिससे कड़ी पहुंची एक नाम तक, डॉक्टर उमर मोहम्मद। और बाद में डीएनए एनालिसिस ने यह कंफर्म किया कि ये कार में ब्लास्ट को ट्रिगर करने वाला वही डॉक्टर था जो फरीदाबाद में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। अब सवाल ये था कि आखिर ये डॉक्टर उमर कौन था और इसका गोल क्या था। दरअसल ये कोई आइसोलेटेड अटैक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवतुल हिंद इससे जुड़ा एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। और इन लोगों को काम दिया गया था कि दिल्ली और भारत के बड़े शहरों में मास स्केल डिस्ट्रक्शन फैलाना और सिक्योरिटी रेडार से बचना, प्रोफेशनल होने यानी डॉक्टर होने का फायदा उठाकर देश में बड़ा हमला करना। और इनका मेन प्लान तो इससे भी खतरनाक था। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जो कि फला यूनिवर्सिटी में काम करता था, उसने जनवरी में ही 40 बार रेड फोर्ट के आसपास की रेकी की थी। उसका मेन प्लान तो रिपब्लिक डे के आसपास ही हमला करने का था, पर वो फेल हो गया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मॉड्यूल के लोगों ने 2 साल तक बम बनाने का सामान इकट्ठा किया था। इनके पास इतना एक्सप्लोजिव था कि ये सैकड़ों आईईडी बॉम्ब्स बना सकते थे। लेकिन हर बुरी कहानी में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है। इस डेडली डिजायर में सबसे बड़ी रुकावट बने हमारी इंटेलिजेंस और काउंटर टेरर एजेंसीज। इस ब्लास्ट के बाद कई शॉकिंग ट्रूथ सामने आए। डॉक्टर उमर ने यह ब्लास्ट हताशा और घबराहट में किया था, क्योंकि इससे पहले ही हमारी एजेंसीज ने इस इंटर स्टेट मॉड्यूल पर छापेमारी शुरू कर दी थी। ये बॉम्ब समय से पहले ही फट गया क्योंकि ये पूरी तरह डेवलप्ड नहीं था, और इसलिए ना कोई गड्ढा बना और ना कोई शार्पनर मिला। उनका ये मास डिस्ट्रक्शन का जो एजेंडा था, ये पूरी तरह विफल हो गया। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली पर कोई टेरर अटैक हुआ है। इस सिटी ने 1996 में लाजपत नगर ब्लास्ट, 2001 में पार्लियामेंट अटैक एंड दिवाली ईव ब्लास्ट जैसे कई हमले देखे हैं। जब इंडिया इस टेरर एक्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हुए एक सुसाइड अटैक का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया, जो कि इस मुद्दे से दुनिया की अटेंशन हटाने का एक तरीका था। जब गवर्नमेंट ने 12 नवंबर को इसे ऑफिशियली एक टेरर इंसिडेंट घोषित कर दिया, तब स्टोरी में असली चेंज आया। इन्वेस्टिगेशन तुरंत एनआईए को दे दी गई।
और इसके बाद इस मल्टी स्टेट मॉड्यूल को क्रैक करने के लिए हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग JNK, हरियाणा और यूपी में कोऑर्डिनेशन किया। इस सर्जिकल ऑपरेशन ने इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इसके बाद टोटल 8 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें लगभग 6 डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन शहीद। डॉक्टर शाहीन शहीद को तो जैसे मोहम्मद से डायरेक्ट फंडिंग मिली थी। उसे यह टास्क दिया गया था कि इंडिया में जैसे मोहम्मद की वुमेन्स विंग बनाना है। डॉक्टर शाहीन पकड़े जाने पर देश से भागने की तैयारी कर रही थी और उसने तो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इन लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का यूज़ किया ताकि ये एजेंसीज की नॉर्मल मॉनिटरिंग से बच सके। एंड जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में इंडियन आर्मी ने डॉक्टर उमर मोहम्मद के घर को डिमोलिश कर दिया। यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वालों के लिए। एंड इस हाई स्टेक इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स ने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक बताया और इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि टेरर में स्ट्राइक आवर सिटीज बट इट कैन नेवर शेक आवर सोल्स। और ये सपोर्ट भारत की एंटी टेरर स्टैंस का एंडोर्समेंट करता है। एंड मलेशिया एंड तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी निंदा की गई। लेकिन सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि भारत के लिए इस इंसिडेंट ने अब और भी नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। जिस नेटवर्क में यूनिवर्सिटी फैकल्टीज, डॉक्टर्स और इस तरह के हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स शामिल हो, वो सिक्योरिटी एजेंसीज की ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस मेथड्स को आसानी से बाईपास कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल रेडिकलाइजेशन का सामना करने के लिए अब सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस का दायरा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तक बढ़ाना होगा। दिल्ली ब्लास्ट एक फेलियर था उन टेररिस्ट के लिए जो मैसिव डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे, लेकिन ये एक वार्निंग है। ये एक वार्निंग है हमारे लिए कि अब भारत में इंस्टीट्यूशनल रेडिकलाइजेशन की ज़मीन तैयार हो रही है और जब तक ये फॉरेन बैक्ड टेरर ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे तब तक ये थ्रेट बना रहेगा। तो दोस्तों, हमें अब ये बात समझनी होगी कि अब दुश्मनी सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे शहरों तक भी घुस चुकी है। अब सतर्कता ही हमारा हथियार है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।